तो हमारा अब जो अगला टॉपिक है वो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में और बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। तो देखो, दुनिया में जितने भी आवेश है ना, जितना भी चार्ज है ना, आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश। इसका मतलब ये है कि अगर पूरी दुनिया में 100 कूलम चार्ज है तो वो 100 कूलम चार्ज ही रहेगा। यानी आप कोई भी मंत्र जंतर पढ़ लो, ऐसा नहीं कि वो 99 कूलम हो जाएगा या फिर 101 कूलम हो जाएगा, यानी ऐसा संभव नहीं है। तो स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में रूपांतरित रूपांतरित मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी मान लो कि कोई बॉडी ए है, कोई बॉडी बी है, इसके पास 50 है, इसके पास भी 50 है, तो इसको हम 10 दे देंगे तो इसके पास 60 हो जाएगा और इसके पास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन चार्ज का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना तो विनाश किया जा सकता है। मेरे ख्याल से अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपको सब दिन के लिए याद रह जाएगा। जैसे मान लो कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, Na प्लस और Cl माइनस, तो चार्ज बिफोर रिएक्शन, यानी रिएक्शन से पहले, या फिर ये जो आप देख रहे हैं ये आपका अभिकारक है और ये प्रतिफल है, तो इसमें जो टोटल चार्ज है वो जीरो है। टोटल चार्ज कितना है, जीरो। अगर इसमें हम चार्ज की बात करें तो +1 है चार्ज और इसमें -1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिएक्शन से बिफोर पहले भी चार्ज का मान कितना है, जीरो, और बाद में भी चार्ज का मान कितना है, कुल योगफल जीरो है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया में जितना भी चार्ज है वो वही कांस्टेंट ही रहता है, नियत रहता है, यानी ब्रह्मांड का कुल आवेश नियत रहता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इतना ही लिखना होगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता और ना ही विनाश, बल्कि आवेश को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो अगला है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इंग्लिश में कहा जाता है। देखो, किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है ना, मान लो कि कोई भी बॉडी है, उस पर जो चार्ज होता है वो हमेशा मूल आवेश यानी ई को यहाँ पर फंडामेंटल चार्ज माना गया है। मूल आवेश को इंग्लिश में फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी मान लो कि मूल आवेश का ई का मान मान लो यहाँ पर मान लो कि 2 है, तो किसी बॉडी में जो चार्ज होगा ना वो 2 का हमेशा पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण माने 2 1 का 2, 2 हो सकता है, 2 दूना 4, 4 हो सकता है, 2 गुना 3 तो 6 हो सकता है। तो ये 1 2 3 इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो किसी बॉडी पर जो आवेश होता है वो हमेशा मूल आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। इस प्रक्रिया को क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। जैसे चार्ज Q बराबर N इंटू ई, तो n को बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, यानी इसी को पूर्णांक बोलते हैं। और n का मान 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक हो सकता है। और e जो है, e का जो मान है, चूंकि यहाँ तो हम एक एग्जांपल ले रहे थे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम समझाने के लिए लिख रहे थे। और e का मान है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। फंडामेंटल चार्ज कहा गया है इसे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा गया है, चार्ज का सबसे न्यूनतम मात्रा इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो Q जो है वो E का हमेशा पूर्ण गुणज होता है, यानी पूर्णांक के गुणज होता है। ठीक है, और n का मान 1 2 3, यानी कभी भी ऐसा नहीं कि n का मान 1.5 हो गया, 1.2 हो गया, 5.2 हो गया, ये संभव नहीं है। यानी भिन्न जो है वो संभव नहीं है, वो हमेशा पूर्णांक होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत और आवेश का क्वांटमीकरण। बहुत ही शॉर्ट टाइम में डेफिनेशन सबको खींच रहे हैं। ठीक है, टॉपिक है कि पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव या फिर 2 नंबर या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन देंगे वर्गीकरण का। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है चालक या सुचालक, कंडक्टर, वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा या विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। यानी आप ऐसा मानिए ना कि जिसमें विद्युत का प्रवाह का मतलब होता है बहाव, आसानी से होता है, उसे चालक कहते हैं। जैसे चांदी, लोहा, पृथ्वी, मनुष्य, या फिर आप तांबा ले लीजिए, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, तो उस प्रकार के पदार्थ को क्या बोलते हैं, चालक या सुचालक बोलते हैं, इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो वो है हमारा अचालक या कुचालक। ठीक है, इंसुलेटर, वह पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है, उसे कुचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे सूखी लकड़ी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। गंधक हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, और बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है,
तो उसे आचालक या कुचालक और इंग्लिश में इंसुलेटर बोलते हैं। अच्छा, एक और नाम है नॉन कंडक्टर भी इसे कहा जाता है। तीसरा नंबर है अर्धचालक। तीसरा नंबर क्या है? अर्धचालक, इंग्लिश में सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी का मतलब ही होता है मतलब बीच वाला। तो वह पदार्थ जिसमें चालकता चालक एवं कुचालक के बीच होता है, यानी इसमें विद्युत धारा तो प्रवाह तो होता है, लेकिन आचालक से थोड़ा सा ज़्यादा और चालक से उचालक से थोड़ा सा कम। इसीलिए इसमें लिखा है कि वह पदार्थ जिसकी चालकता चालक एवं कुचालक के बीच होता है उसे अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम ईटीसी। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला डेफिनेशन है आपके सामने परावैद्युत, ये चौथा नंबर है। देखो, परावैद्युत जो होता है ना, वो एक तरह का अचालक पदार्थ ही होता है और इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन फिर भी विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो इसका परिभाषा है कि वह पदार्थ जिसमें विद्युत प्रभाव बिना विद्युत चालक के संचालित होता है, उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है लेकिन विद्युत प्रभाव को दिखाता है, उसे परावैद्युत कहते हैं, जैसे रबड़, प्लास्टिक, मोम। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि कंघी किसका बना होता है? रबड़ या प्लास्टिक का बना होता है। तो जब कंघी को हम लोग बाल में रगड़ते हैं तो आप देखते हैं कि कंघी छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसमें विद्युतीय गुण उत्पन्न हो जाता है। जबकि ये क्या है? कुचालक या अचालक है, लेकिन फिर भी विद्युतीय गुण प्रदर्शित कर दिया। तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? परावैद्युत कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके जगह अगर हम किस कंघी के जगह अगर मान लो कि हम मिट्टी का ले लेते हैं या फिर कोई चीज़ आप ले लीजिए, ठीक है, जैसे कि सोना चांदी या फिर और बहुत सारा चीज़ का, तो वो जो है विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया परावैद्युत। आई होप कि ये चारों डेफिनेशन आप लोग का क्लियर है। अब हम लोग आगे की ओर नेक्स्ट टॉपिक में एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं कि 1 कूलम इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, ये होता है। तो यही चीज़ हम लोग जानेंगे कि एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इसका नेचर नेगेटिव होता है और इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, यही चीज़ अगर हम जानना चाहें कि एक न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, यानी चार्जलेस होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है और एक न्यूट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। ठीक है, यानी चार्जलेस होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का नेचर पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव होता है, ये चार्जलेस होता है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात कि एक कूलम जो चार्ज होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक कूलम चार्ज जो होता है वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, इसके प्रूव्ड है, वेरीफाइड है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और कि एक आवेश का व्यावहारिक मात्रक होता है एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर का जो मान होता है वो 3600 कूलम के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। ये आवेश का व्यावहारिक मात्रक है, ये शायद हम बताए थे मात्रक यूनिट ऑफ चार्ज में, आवेश का मात्रक में आवेश का व्यावहारिक मात्रक। ठीक है, व्यावहारिक मात्रक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर कंप्लीट हो गया हो तो और छोटी छोटी हम लोग बात को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी होती है। अभी जस्ट बताइए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में क्या होती है? कमी होती है। और इसमें मास में भी कमी होती है, मास में भी कमी होती है। ठीक है, यही बात अगर हम नेगेटिव चार्ज लेंगे तो नेगेटिव चार्ज में जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक होती है, संख्या इसमें कम होती है और इसमें क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मतलब ध्यान से सुन लीजिए बस, ये काफ़ी है। चार्ज का जो फार्मूला होता है वो चार्ज निकालने के लिए जो फार्मूला होता है चार्ज Q बराबर वो क्या होता है? N इंटू ई होता है। ठीक है, N को बोलते हैं नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन और E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और E का मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है,
अब है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उसमें मास भी ट्रांसफर होता है। तो कई बार आपको मास निकालने बोल देगा, ट्रांसफर्ड मास, स्थानांतरित द्रव्यमान। तो बड़ी एम बराबर, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या n और एक इलेक्ट्रॉन में जो द्रव्यमान होता है उसे एम ई मान लिए। और यहाँ जो है, जहाँ एम ई यानी एम ई का जो मान होगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है, तो ये दो फार्मूला नंबरिकल बनाने के लिए यूज होगा। यहाँ पर कि 6.4 नैनो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाले। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है ये क्या है। ये चार्ज का मान है, क्यू का मान है, कितना दिया है 6.4 नैनो कूलम। तो 6.4 गुना 10⁻⁻9 कूलम हो जाएगा। नैनो को तोड़ेंगे तो -9 होगा, माइक्रो -6 होता है। ठीक है, अब है कि n की संख्या मांग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं। तो भाई हम लोग क्या जानते हैं, तो q बराबर क्या होता है n इंटू ई होता है, इसलिए n बराबर ई जाकर भाग लग जाएगा तो q बटे क्या हो जाएगा e हो जाएगा। q की अगर हम बात करें तो कितना दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻9 और e का मान हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। पॉइंट उड़ जाएगा, 16 चौके 64। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे 4 गुना 10 पर पावर और ये 19 ऊपर जाके -9 19 प्लस 19 हो जाएगा, यानी 4 गुना 10 पर पावर क्या होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो गया, यानी कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है n का मान इतना निकल गया। ठीक है, आई होप ये सवाल आप लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन्स का अधिक्य है, यानी n बराबर कितना दिया है 4000। ठीक है, अच्छा इसे हम लोग 4 गुना 10 पर पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि चार्ज निकालो, तो q बराबर क्या होता है n इंटू ई। अगर n की बात करें तो 4 इंटू 10⁻³ और e की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 16 चौके कितना हो जाएगा 64, यानी 6.4 गुना 10 पर पावर 19 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा -16 कूलम हो जाएगा। तो ये हो गया Q का मान। किसका मान हो गया क्या बोला है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, ऊन से रगड़े जाने पर पॉलीथीन का टुकड़ा 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। देखो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यानी चार्ज का मान Q का मान कितना दिया है 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम दिया है। ठीक है, अब लोग देख पा रहे हैं Q बराबर इतना दिया है। अब कह रहा है कि ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। तो ऋण मतलब क्या होता है, लेने वाले को नेगेटिव बोलते हैं और देने वाले को पॉजिटिव। इसका मतलब पॉलीथीन जो है इलेक्ट्रॉन लिया है, किससे लिया है ऊन से लिया है। कितना लिया है आई डोंट नो, वो निकालने बोलेगा। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाले, यानी n बराबर वाट। तो ये एक नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे वी नो डेट, हम लोग जानते हैं। तो भाई क्या जानते हैं, n बराबर क्या होता है फॉर्मूला q बटे ई। अभी जस्ट हम लोग पीछे वाला सवाल बनाए थे, n बराबर q बटे ई। q का मान दिया है 3 इंटू 10⁻⁷। अगर हम e की बात बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एक। ठीक है, 15 दूना 30, 8 दूना 16, तो 15 बटे कितना हो जाएगा 8 गुना 10 पर पावर -7 और 19 ऊपर जाएगा क्या होगा +19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 8 1 का 8 बोलेंगे। ठीक है, तो 15 में 8 जाएगा कितना हो जाएगा 7 8 8 64। ठीक है 64, तो 70 में 64 जाएगा तो कितना बचेगा 6 8 7 56, तो 4 बचेगा 8 5 40, यानी 15 को 8 से भाग देंगे तो 1.875 गुना 10 पर पावर 19 में 7 जाएगा तो आपका बचेगा मेरे ख्याल से 12 बचेगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखे, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, यानी एक नंबर आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। भाई आगे क्या बोला है, बी नंबर कह रहा है क्या ऊन से पॉलीथीन में सहती। अच्छा सहती किसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सहती बोलते हैं द्रव्यमान को, यानी मास को बोलते हैं। देखो यही सब चीज शब्दों का नॉलेज नहीं रहेगा ना, तो कई बार क्या होता है कि आपसे एक भी सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि सहती का ट्रांसफर भी होता है। तो बिल्कुल हाँ होता है, हाँ होता है, यानी द्रव्यमान का ट्रांसफर होता है, हाँ होता है।
एक आंसर है। अब है कितना होता है, तो मास, ट्रांसफर मास m बराबर क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एम ई। कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, 1.875 गुना 10⁻12। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का हम अभी जस्ट आप लोग को बताए थे कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। कितना से गुना कर देंगे, जितना इलेक्ट्रॉन निकला है तो इतना इलेक्ट्रॉन। अब एम का मान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। अब है कि 9.1 को इतना से गुना कर दो, तो भाई यहाँ गुना कर देते हैं 1.875 बटे 9.1, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 9 × 5 = 45 का 5 हो जाएगा, मेरा 4, 9 × 7 = 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67 का 7 रहा 6, 9 × 72, 72 और 6 हो जाएगा आपका 78, मेरा 7, 9 × 1 = 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 का 2, यहाँ पर 16 का 6, यहाँ पर 10 का 0, यहाँ पर 7 हो जाएगा 1, पॉइंट के बाद 3 और 1 4 अंक, तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी इसको और इसको गुना करेंगे तो 17.0625, ठीक है, इंटू 10⁻, और 12 - 31, तो 17.06। अच्छा, उतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत, पॉइंट के बाद 2 अंक रख दिए, काफी है, ठीक है। गुना 10⁻31 में 12 जाएगा, तो 31 में 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से -19 हो जाएगा। यानी आपका इतना kg किसका ट्रांसफर हुआ है, मास का भी ट्रांसफर हुआ है। मास बोले तो द्रव्यमान, ठीक है, इसी को एनसीईआरटी भाषा में सहती बोलते हैं। तो आई होप कि ये सवाल आप लोग का क्लियर है। पहला नंबर ए नंबर है, दूसरा नंबर बी नंबर है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।